नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए झारखंड में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां जापान के हिरोशिमा के जैसा ही महिलाओं में प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है और अगर प्रेगनेंसी होती है देन द चांसेस आर वेरी हाई कि मिसकैरेज हो जाए और बच्चा अगर पैदा होता है तो डिजेबल्ड पैदा होता है। यहाँ की बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी आजीवन शादी नहीं हो सकी और जीवन भर कुंवारी रही क्योंकि उनका पैर या हाथ डिफेक्टेड है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल है लेकिन वो खुद चल नहीं सकते। इवन इसका रीजन यहाँ के बड़े से बड़े अधिकारी जानते हैं लेकिन इस बात को लेकर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता। वैसे ये गांव 1950 तक बिल्कुल खुशहाल था लेकिन कहा जाता है कि जादूगोड़ा जो कि जमशेदपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ एक भूतिया पेड़ हुआ करता था। कोई भी उस पेड़ के आसपास से गुजरता तो वह बीमार पड़ जाता और कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती। 1951 में कुछ साइंटिस्ट की टीम जादूगोड़ा पहुंची। इस टीम ने जब जांच किया तो उनको एक चौंकाने वाली बात पता चली। जांचकर्ताओं को यहाँ पर रेडियो एक्टिव मेटल का पता चला। ये रेडियो एक्टिव मेटल कुछ और नहीं बल्कि यूरेनियम था, वही यूरेनियम जिससे एटम बम बनाया जाता है। 1967 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि DAE ने UCIL कंपनी का गठन किया। UCIL यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत की फर्स्ट यूरेनियम माइंस थी जो जादूगोड़ा में माइनिंग करना शुरू किया। माइनिंग से कितना यूरेनियम निकलेगा इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम इन द ओर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी यूरेनियम उतना ज्यादा निकलेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की ओर्स होगी तो 20% यूरेनियम निकलेगा, लो ग्रेड की होगी तो 0.1% यूरेनियम निकलेगा और अगर बिल्कुल ही लो ग्रेड की होगी तो अराउंड 0.01% यूरेनियम निकलेगा। अब इसका एक मतलब और है कि ओर्स में यूरेनियम की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी वेस्ट मटेरियल का डंपिंग उतना कम होगा और ओर्स में यूरेनियम क्वांटिटी जितनी कम होगी वेस्ट मटेरियल का डंपिंग उतना ज्यादा होगा। जादूगोड़ा माइनिंग से अगर 1 टन ओर्स निकलता है तो उसमें से सिर्फ 65 ग्राम अनस्टेबल यूरेनियम निकाला जाता है। फिर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद इसे गाड़ियों में लोड करके हैदराबाद और तेलंगाना भेज दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ 2190 टन ओर्स का प्यूरिफिकेशन हर दिन होता है जिसमें एक्टिव एलिमेंट मौजूद होते हैं जिससे लगातार रेडिएशन निकलती रहती है। इन वेस्ट मटेरियल को वापस से गाड़ियों में लोड करके जादूगोड़ा लाया जाता है डंप करने के लिए। एज पर रूल इन खतरनाक वेस्ट मटेरियल को डंप करने के लिए टेलिंग पॉइंट्स बनाया जाता है और ये टेलिंग पॉइंट्स कितना खतरनाक होता है ये आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चल जाएगा। वैसे टेलिंग पॉइंट्स को बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है। इस पॉन्ड में सबसे पहले बेंटोनाइट की कुछ लेयर्स डाली जाती है जो कि हार्मफुल केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद 250 माइक्रोन पॉलिथीन और बालू का लेयर डाला जाता है ताकि लिक्विड वेस्ट बहकर जमीन के अंदर न चला जाए, क्योंकि अगर यह अंदर चला गया तो ग्राउंड वाटर में भी रेडिएशन फैल जाएगा और जो भी इस पानी को पिएगा उसकी रेडिएशन से डेथ भी हो सकती है। लेकिन इस पॉइंट्स को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि टेलिंग पॉइंट्स को ऐसे बनाया जाना चाहिए कि वहां पर बारिश का पानी ना घुसे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जादूगोड़ा का न्यूक्लियर ग्रेवयार्ड इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें बारिश का पानी न जाए? साल 1967 में UCIL ने टेलिंग पॉइंट्स को कैसे बनाया इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आज भी यहाँ जो रेडियो एक्टिव डस्ट को डंप किया जाता है वह खुली हवा में एक्सपोज्ड है। जैसे जैसे साल गुजरा जादूगोड़ा के लोग इस रेडिएशन का शिकार होते चले गए। यहाँ के कुछ लोकल्स बताते हैं कि चाटीकोचा गांव में 100 मीटर से कम दूरी पर माइंस से निकले केमिकल वेस्ट को डंप करने के लिए 3 विशाल टेलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसमें ड्रेन के लिए 3 रास्ते बने हैं। जब पानी भर जाता है तो ड्रेन के जरिए उसकी ड्रेनेज होती है। केमिकल वाटर पहले ड्रेन से होता हुआ लोकल नदी में गिरता है और फिर आगे गुडरा नदी में मिल जाता है। गुडरा नदी से होता हुआ सारा केमिकल वेस्ट स्वर्णरेखा नदी के पानी में मिल जाता है और गर्मियों में जब टेलिंग पॉइंट्स का पानी सूख जाता है तो रेडिएटेड डस्ट उड़कर गांव में आ जाता है और घरों के आंगन और कमरों में भर जाता है। चाटीकोचा और आसपास के सभी वाटर रिसोर्सेस कंटेमिनेटेड हो चुके हैं। तालाब, नदी और झरने का पानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा। तालाब में यूरेनियम के कचरे के वजह से पत्थर सफेद हो चुके हैं। पानी कितना जहरीला हो चुका है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इस पानी में साबुन का झाग भी नहीं बनता। आज इस गांव की कई औरतें मां नहीं बन पाती। ज्यादातर बच्चों की मौत जन्म से पहले या कुछ महीनों बाद ही हो जाती है और अगर कोई बच्चा बच भी जाता है तो वह फिजिकली फिट नहीं होता।
कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरता गया, रेडियो एक्टिव डस्ट भारी मात्रा में जमा होने लगा और इसे रखने की जगह भी कम पड़ने लगी। तो ऐसे में यूसीआईएल ने अपने टेलिंग पॉन्ड्स को एक्सपांड कर दिया। पॉन्ड्स को एक्सपेंड करने के लिए जो भी जमीनें ली गई वह ग्रामीणों से ही ली गई। वैसे यूसीआईएल अपने नोटिस में यही क्लेम करते हैं कि रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की जाएगी, बट द फैक्ट इज साल 1967 से यूसीआईएल यहाँ माइनिंग कर रही है और आज 65 सालों से भी अधिक का समय हो चुका है। लेकिन इतने सालों के बाद भी इन गांव वालों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सका। आमतौर पर जब कोई कंपनी किसी ग्रामीण एरिया में एंटर करती है तो उस गांव का डेवलपमेंट होता है, गांव के लोग और अधिक पैसा कमाने लगते हैं, गांव के लोगों की आमदनी बढ़ती है, लाइफ स्टाइल चेंज होता है। लेकिन जादू गोड़ा के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। ग्रामीण बताते हैं कि चाटी कोचा में सीवियर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है। यूसीआईएल पीने के पानी का टैंकर भेजती है, एक ऊपर वाली बस्ती के लिए, एक नीचे वाली बस्ती के लिए, लेकिन सबके लिए सफिशिएंट नहीं होता। जो पानी आता भी है उसमें बदबू आती है और कपड़े से छानना पड़ता है। अब यहाँ पर वर्कर्स की हालत ऐसी है कि कोई भी बाहरी वर्कर्स जमीन के अंदर माइनिंग के लिए नहीं जाता, बल्कि गांव के लोगों को ही जमीन के अंदर माइनिंग का काम करने के लिए भेजा जाता है। 10-20 साल लगातार काम करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर रेडिएशन फैल चुकी है, अब बचना इम्पॉसिबल है। ये हैं रतन मांझी। रतन मांझी कहते हैं कि मुझे क्या बीमारी है मैं नहीं जानता, छाती से लेकर पूरे शरीर में भयानक दर्द होता है, आंखों से कम दिखता है, कान से कम सुनाई देता है। मैं यूसीआईएल में 40 साल तक टिम्बरमैन रहा, 5 साल से बीमार हूँ, दवाई चल रही है, मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है, लेकिन कंपनी से कोई मदद नहीं मिलती, इलाज का खर्चा खुद उठाना मुश्किल है। जब भी यहाँ तेज हवाएं चलती है तो रेडिएशन डस्ट के साथ आसपास के एरिया में फैल जाती है, जिसके वजह से खेती भी करना मुश्किल हो जाता है। जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी और इंडिया के जादवपुर यूनिवर्सिटी ने कुछ सर्वे किया, जिसमें उन्होंने पाया कि यहाँ के हवा, मिट्टी और पानी में रेडिएशन है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट संघ मित्रा ने भी माइंस के आसपास रहने वाले करीब 9000 विलेजर्स के ऊपर सर्वे किया और पाया कि इन्हें जन्म से कोई न कोई बीमारी है, बांझपन, कैंसर, स्किन डिजीज और एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिली। ये कहते हैं कि यहाँ के वर्कर्स को एक ही यूनिफॉर्म दिया जाता है, जिसे वो काम करने के बाद घर ले आते हैं और उस यूनिफॉर्म को दूसरी तालाब में धोते हैं और जाने अनजाने ये लोग रेडिएशन को उस तालाब तक पहुंचा देते हैं जो शायद रेडिएशन के चपेट में नहीं होता है, और इस तरह से और भी लोग इस रेडिएशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस बात पर यूसीआईएल का कहना है कि बीमारी तो हो रही है, लेकिन यह रेडिएशन के वजह से नहीं हो रही है। लेकिन इस बात पर यहाँ के लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अगर रेडिएशन फैला नहीं है तो फिर पीने का पानी बाहर से टैंकर से क्यों लाया जाता है। कंपनी का तर्क है कि लोग गंदगी और कुपोषण की वजह से बीमार पड़ते हैं, लेकिन गाँव वालों का रहन सहन कंपनी के दावों से मेल नहीं खाती। इसके अलावा कंपनी ने गाँव के मुहाने पर एक वार्निंग बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है कि टेलिंग पॉइंट के ऊपर या आसपास टहलना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। गांव वाले तर्क के साथ सवाल पूछते हैं कि यदि रेडिएशन नहीं है तो फिर कंपनी टेलिंग पॉइंट्स के पास टहलने से मना क्यों करती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यहाँ अब गलती निकालने का समय नहीं है कि गलती किसने किया, यूसीआईएल कंपनी ने या फिर आसपास के ग्रामीणों ने। देश को यूरेनियम की जरूरत है तो देश यूरेनियम कहीं से भी निकाले, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली देश की प्रॉपर्टी है, इसे देश को मजबूत बनाने में यूज किया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर रहने वाले या फिर काम करने वाले लोगों के हेल्थ को कंप्रोमाइज करके नहीं। पर्पस लोगों को सेफ्टी देने का होना चाहिए। द पोल्यूटेड विलेज शुड बी रीलोकेटेड टू ए पोल्यूटेड फ्री प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। उन्हें खेती करने लायक जमीन, पैसे और जो बीमारी है उनकी इलाज करवानी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि